मैं 4 एरियाज़ को मुख्तसर बता दूंगा कि इन 4 एरियाज़ में से हमने अपनी नेचुरल प्रेफरेंस ढूंढनी होती है, उससे हमें अपनी जो पर्सनैलिटी की टाइप है उसको समझने में मदद मिलती है। हमारा एक सर्केडियन रिदम भी तो है ना, कि हम अपने सर्केडियन रिदम को पहचान लें कि हमारा पावर टाइम कौन सा होता है, पीक परफॉर्मेंस का टाइम भी होता है, वो भी असर करता है। अगर हम पढ़ते भी हैं तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, हर मजमून हमने पढ़ा, हर स्किल हमने सीखी, हर किसी से मुलाकात की। नहीं पढ़ा तो अपने आप को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा तो अपने आप को नहीं सीखा, नहीं मुलाकात की तो अपने आप के साथ नहीं। वो कॉन्फिडेंस इस बात को समझते हैं, वो इसके साथ इस लफ्ज़ को कंफ्यूज कर लेते हैं कि जो बच्चा बोलेगा वो कॉन्फिडेंट है, और बच्चा अब यहाँ पर इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में जाना शुरू हो जाता है। सूरा 3 की आयत नंबर 5 जो है उसने मुझे सारी ज़िंदगी इंस्पायर किया, और उसके नतीजे में मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट का शोबा बाकायदा इख्तियार किया। वी हैव क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स। In today's competitive world, it is very important to perform better, to survive. तो ऐसे कौन से की fundamental elements हैं that you think help us achieving the peak performance, not just the performance, but the peak performance? थैंक यू फुरकान, वेरी गुड क्वेश्चन। और आज जिस ज़माने में हम जिंदा हैं इसमें परफॉर्मेंस तो और इम्पॉर्टेंट हो गई है, और इसकी फाउंडेशन ये है कि हम लोग सेल्फ़ अवेयर हों, और सेल्फ़ अवेयरनेस में हमें ये पता हो कि हमारा जो हमारी वायरिंग है, हमारी जो मिजाज है, हमारा रुझान है वो क्या है, और उसको हम लोग किस तरह से काम में लाएँ। हमें खुशी क्या चीज़ देती है, हमें दुख क्या चीज़ देती है, और हमें एनर्जी क्या चीज़ देती है। अगर हम इन पॉइंट्स को पहचान लेते हैं तो डेफिनेटली हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कहा कि एनर्जी क्या चीज़ देती है। ये क्योंकि समटाइम इट हैपन्स जब हम देखते हैं अपने डेली सेटिंग के अंदर कि वाइल वर्किंग कुछ लोग ड्रेन हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो चार्ज हो जाते हैं। मतलब वो जैसे जैसे उनका दिन गुजर रहा होता है और ड्रेन होने की बजाय और ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट हो रही होती है। तो इज़ दिस बिकॉज ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस दे आर राइटली फिट उस चीज़ के अंदर जहाँ पे उनको होना चाहिए था, ये वजह होती है उनके इस? बिल्कुल ऐसा है। इसको मैं बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में अक्सर कहा करता हूँ कि ये ऐसे है जैसे कि हम अपना एक ट्रायो समझ लें। एक है हमारे हाथ, यानी हम कर क्या रहे हैं, ये सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ। हम काम कौन सा कर रहे हैं, और एक तरफ हमारा दिमाग है कि लॉजिक हमें क्या कह रही है, दलील से हमें क्या ज़रूरत है, हमने रोज़ी रोटी कमानी है, इस तरह से ये एक पहलू है। और तीसरा पहलू है हमारा हार्ट, यानी हमारे इमोशंस, या हमारी, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारी एनर्जी, हमारा नेचुरल जो हमारी टेंडेंसीज़ हैं वो हमें क्या कहती है। और देखा ये गया है कि अगर इन तीनों का कम्बिनेशन बन जाए ना, कि जो दिल कह रहा है उसको लॉजिकली आपने समझ लिया है और फिर उसके बाद उसी को आप कर रहे हैं, तो फिर वो काम आपको काम नहीं लगता, और वो आपको एनर्जी आपकी सैप करने की बजाय आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ये 3 जो पहलू हैं इनका कम्बिनेशन जो है अगर हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है, और आसानी से एफर्टलेसली आप अपना वक्त गुजारते हैं और आप काम करते हैं। राइट। यानी कि पीक परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम एक फंडामेंटल बात करें तो वो यही है कि आपको अपना यू हैव टू फाइंड द राइट फिट, जो आपके साथ एक बिल्कुल एक बैलेंस्ड फिट है। अदरवाइज जितनी भी कुछ स्किल्स हैं या जितना भी कुछ है, चाहे मैं कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लूँ, चाहे मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीख लूँ, तो शायद आई वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म द पीक। परफॉर्म तो कर सकूँगा लेकिन पीक परफॉर्मेंस जो है वो मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगी। जी। तो दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग। इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं कि जिस तरह से कुदरती तौर पर हर इंसान जो है उसको लिखने के लिए एक उसका राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड जो है इसकी उसके अंदर टेंडेंसी होती है, इसे हम हैंडेडनेस कहते हैं। तो ये कुदरती चीज़ है, ये एक वायरिंग है हमारी। इसी तरीके से हमारे मिजाज में, हमारी तबीयत में, हमारी फितरत में कुछ टेंडेंसीज़ होती हैं, और इसके कंट्रीब्यूटर्स हमारे पेरेंट्स भी होते हैं। यानी कोई 50% हमारे माँ बाप, और कोई 50% जो है हमारे नाना नानी और दादा दादी, और ये 6 कंट्रीब्यूटर्स जो हैं इनके कम्बिनेशन से हमारी एक पर्सनैलिटी वायरिंग होती है, और उसके नतीजे में हमारी एक पर्सनैलिटी का पूरा पैकेज बनता है। और हमारी टेंडेंसीज़, हमें क्या चीज़ एनर्जी देती है, क्या चीज़ हमारी एनर्जी ड्रेन करती है, वो हमारे सामने आ जाता है। और अगर हम लोग अपनी टेंडेंसीज़ के मुताबिक काम करते हैं, उनको हम लोगों ने पहचान भी लिया है और उनको काम में लाते हैं, तो वो हमें एनर्जी देता है।
और अगर हम लोग अपने ब्लाइंड स्पॉट्स उनको अननोइंगली उन पे काम करते हैं, उनको काम में ला रहे होते हैं, तो फिर हम लोग कुछ बर्नआउट महसूस करते हैं। तो अगर हमने उनको पहचान लिया है और उनको डेवलप भी कर लिया है तो फिर डेफिनेटली बेहतरी आती है। तो यूँ हम लोग अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को पॉलिश करके ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। राइट, दिस इज़ वेरी अमेजिंग और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या ये इस रैबिट होल में जब हम घुसते हैं, ये जो सेल्फ अवेयरनेस वाला है, क्या ये वाकई ऐसा हो पाता है? यानी कि आपने इसको डेफिनेटली आपने इसको बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा होगा जी। सेल्फ अवेयरनेस के बाद। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की जो जर्नी है, क्या ये इतनी इजी है? अभी मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहूँगा कि क्या ये इतना आसान है सेल्फ अवेयरनेस का जो अच्छा, सफ़र? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे हमें आमतौर पर यही सिखाया गया है कि एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट, हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज सो। यहाँ पर ये मामला बिल्कुल फिट आता है। ये कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा हम इसको टू द पॉइंट अगर देखें तो पर्सनैलिटी टाइप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हम 6-7 अरब इंसान हैं, तो हम सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं, हमारे रेटिना का जो उसका जो मैप है वो डिफरेंट है, इसी तरह से हमारा डीएनए डिफरेंट है। तो सिमिलरली हमारी पर्सनैलिटीज़ भी डिफरेंट हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने एक बिल्कुल बेसिक सी ऑब्जर्वेशन ली। चूँकि वो एक प्रैक्टिशनर था, तो उसने देखा कि लोग ये समझते हैं कि हम किसी भी जगह पर जैसे बिहेव करते हैं ये रैंडम होता है, बस उस वक़्त हम कर देते हैं। लेकिन उसने कहा नो, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड इट। और वो जो है बड़ा वेल कैलकुलेटेड है। उसने कुछ उस वक़्त जो उसके ऊपर होमवर्क किया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन ना कर पाया अपनी ज़िंदगी में। बाद में फिर एक माँ बेटी थी, मायर ब्रिग्स, उन्होंने काम किया इस पे, उन्होंने इसको इलेबोरेट किया, तो उन्होंने इसको 16 डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स में डिफ़ाइन किया। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरफ कि क्या ये इतना ईजी है या नहीं है। तो एक तो ये बात है कि वहाँ पर अमेरिका में कुछ देर से अवेयरनेस इसके ऊपर आई, फिर यूरोप में ज़रा जल्दी आ गई, फिर बाद में दोबारा अमेरिका में ये वेव आई। लेकिन ये कि उस पर वहाँ पे क्वेश्चनेयर मेथड इस्तेमाल होता था। कोई 100 के करीब सवालात हैं जो आप अपने आप से पूछते हैं, आपको प्रैक्टिशनर जो होता है वो असिस्ट करता है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी की टाइप जो है वो जान लेते हैं। इसको मज़ीद आसान कर दिया पाकिस्तान में डॉक्टर कमरुल हसन हैं, इसके फाउंडर हैं, उन्होंने इसको 5 स्टेप मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत सिंपल सा एक 5 स्टेप मेथड है जिसके ज़रिए से आप इसको, ये जो रैबिट होल है इसमें आसानी से जाते हैं और आप आसानी से अपने आप को समझते हैं। और अब ये मामला कि क्या इसको ये इतना आसान है और क्या इफ़ेक्टिव भी है, तो आसान ये बेहद हो गया हुआ है। इस पर थोड़ा सा हम मज़ीद भी आज हल्की सी बात करेंगे। और इफ़ेक्टिवनेस का तो ये आलम है कि इसको हम में से जिसने भी खुद भी पहले मरहले में समझा, अप्लाई किया, तो हमारी अपनी ज़िंदगियों में बहुत आसानियाँ आई, बहुत बेहतरी आई, और ऐसे लगा कि हमारी अपने आप से मुलाकात कई साल के बाद हुई है। और उसके अलावा ये कि परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर हो, जो कॉरपोरेट सेक्टर हो, वहाँ पर टीम लीडर्स हों या टीम्स हों, सब लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। और इस वक्त अगर आप दुनिया में गूगल करें तो आपको नज़र आएगा कि बड़े इदारे जो हैं वो इस वक्त MBTI टाइप बेस्ड रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, असेसमेंट्स कर रहे हैं। तो इट्स हैविंग इंटरनेशनल वैलिडेशन ऑल टुगेदर। राइट, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपने मुझे कहा था कि अपने साथ बहुत अरसे बाद हमें लगा कि मुलाकात हुई है। तो एक्चुअली क्योंकि वी आर इन स्कूलिंग, ज़्यादा स्कूल्स जो है वो एक स्कूलिंग का इनिशिएटिव है, तो हम चाह रहे हैं कि ये मुलाकात बहुत जल्दी हो जाए। इसको बहुत देर ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये मुलाकात बहुत देर से ही होती है। तो हम चाह रहे हैं कि ये मुलाकात जल्दी हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने जैसे कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक फैक्टर्स ऑफ अचीविंग द पीक परफॉर्मेंस। तो अच्छा, अगर हम बात करें, हम पहले बात कर लेते हैं कि इसकी, आपने कहा कि ये अलाइनमेंट है, जैसे हमने कहा कि आपके हाथ हैं, फिर आपका एक मामला है, फिर आपका एक हार्ट है, तो ये सब की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अलाइनमेंट नहीं होगी तो चीज़ें नहीं चलेंगी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स लव देयर जॉब, एजुकेटर्स लव देयर जॉब, बट इवन दे फील एग्जॉस्टेड। तो क्या इसको हम अलाइनमेंट कहेंगे? यानी कि उन्हें अपनी जॉब अच्छी भी लग रही है लेकिन फिर भी वो एग्जॉस्टेड है, या ये वो किसी ये पैराडॉक्स है उनकी अपनी बनाई हुई कि वी लव आवर जॉब लेकिन हम एग्जॉस्टेड भी हैं? कैसा हो सकता है? ऐसा होता है? फुरकात साहब, इसको मैं यूँ कहूँगा कि
ये पैराडॉक्स है अपेरेंटली। और लेकिन आपने इससे पहले जो लफ्ज़ बोला बहुत अच्छा, मुझे बड़ा पसंद आया कि ये इट्स बेसिकली एन अलाइनमेंट। इसकी बुनियाद क्या है कि हमारी एक नेचर है, हमारी एक टाइप है। इसको टाइप को हम लोग अक्सर औकात अपनी फितरत को हम उन चीज़ों के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं जो हमने ज़िंदगी में सीखी होती हैं, जिन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं, जिन्हें हम स्किल्स कहते हैं। वो हमारी नेचर नहीं है, वो हमारी कॉस्मेटिक्स है, हमने ऊपर से मेकअप किया है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं इस तरफ कि फिर सवाल ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हम अपने काम को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। इसके बारे में एक ऑन ए लाइटर नोट मैं यूँ कहूँगा कि अगर किसी को प्याज खाना नहीं पसंद तो मेरी बहुत ज़्यादा अगर मैं उसको लॉजिक पेश करूं कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे हैं, ये है वो है, सब कुछ करने के बाद खा लेगा। लेकिन अगर फितरी तौर पर उसको प्याज पसंद नहीं है, खा लेगा, काम चल जाएगा, लेकिन वो उसके दिल के करीब नहीं है। तो बहुत पाकिस्तान में भी ऐसा है, हमारी स्टडी भी है इसके ऊपर कि प्रोफेशनल सेक्टर में तो ओवर 50% लोग जो हैं वो दे आर नॉट अलाइंड विद देयर नेचर एंड देयर वर्क। अच्छा, दुनिया में भी इसके ऊपर काम हुआ है और एजुकेशन सेक्टर में भी हमने देखा वो अब 40% 42% के करीब लोग जो हैं वो हमने देखा है कि दे आर नॉट अलाइंड। अपेरेंटली दे थिंक सो, लेकिन ऐसा नहीं होता। दे प्रिटेंड टू, प्रिटेंड भी नहीं कर रहे होते। असल में होता यूँ है कि हम लोगों, देखिए हमारी नेचुरल प्रेफरेंस है, एक हमारी प्रिटेंडेड प्रेफरेंस है। इसको हम यूँ समझते हैं कि हम ज़रा इसको लाइफ लाइक बना लेते हैं कि अगर कोई हस्बैंड है तो उसकी कोई प्रेफरेंस होगी जो नेचुरल होगी, तो शायद वो अपने घर में अपनी वाइफ के सामने वो प्रेफरेंस उस तरह से ना रख सके। तो वो उनकी प्रेफरेंस को एक्सेप्ट कर ले और बाखुशी कर ले। ये है डेवलप करना अपने आप को या फ्लेक्स करना। लेकिन नेचुरल प्रेफरेंस कोई और हो सकती है। और इसी को हम अगर जॉब सेक्टर में ले आएँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में ले आएँ, तो हो सकता है कि मैं बीइंग योर सबऑर्डिनेट किसी एक तरह के वर्क स्टाइल को पसंद करता हूँ, लेकिन आप मेरे बॉस हैं, तो अब मुझे वो प्रेफरेंस लेनी है जो आपको सूट करेगी। दैट्स नॉट माई नेचुरल प्रेफरेंस। तो हमारी नेचुरल प्रेफरेंस और हमारी जो किसी प्रेशर या किसी रीज़न की वजह से हम प्रेफरेंस लेते हैं, ये है बुनियाद इस सारे कॉन्सेप्ट की। तो ये जो नेचुरल प्रेफरेंस है ना, ये हमारा ट्रुथ होता है, ये हमारी नेचर होती है। अब उस नेचर को डेवलप करना, नेचर को नर्चर करना, जब हम ये करते हैं और उसके नतीजे में कोई काम करते हैं, वो काम हम आसानी से कर लेते हैं, वो दिल के भी करीब होता है, वो बर्नआउट नहीं देता। तो अगर कोई टीचर या कोई प्रोफेशनल कोई ये कहे कि आई लव दिस जॉब लेकिन ये मुझे बर्नआउट देता है, तो बुनियादी तौर पर सच ये है कि हमने सही तरह से इस बात को पहचाना ही नहीं है कि हमारे दिल के करीब क्या है, हमारे मिजाज, हमारी फितरत, हमारी नेचर के करीब क्या चीज़ है। ये हो नहीं सकता कि जो नेचर के करीब और वो हम कर रहे हों तो हमें फ़्लो ना दे, वो एफर्टलेसनेस ना दे, वो हम उसमें इजीली एक्सेल ना करें। तो इस वजह से ये पैराडॉक्स है, लेकिन उसका ट्रूथ ही है। राइट। आपने बात की बर्नआउट की जी। तो अगर हम बात करें अलाइनमेंट और आप कह लें कि जो अलाइन नहीं है या मिस अलाइनमेंट या डिसअलाइनमेंट, तो इसके साइंस क्या हैं? इसके आप कैसे पता चलेगा कि ये अलाइंड है? हाँ जी, इसको बिल्कुल पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं कि हम में से कोई भी शख्स हो और वो अपनी लाइफ में बहुत गौर से, ध्यान से ये देखे कि कुदरती तौर पर मेरा रुझान किस तरफ है, कुदरती तौर पर मेरा दिमाग किस तरफ चलता है। और जब हम ये MBTI पर्सनैलिटी टाइप की साइंस पे बात करते हैं, तो उसमें तो हम सीधे से चार एरियाज़ हैं लाइफ के, उनमें अपनी नेचुरल प्रेफरेंस को तलाश कर लेते हैं। और जब आप उसको तलाश कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद आपको जवाब दे देती है कि आपकी टेंडेंसीज़ क्या हैं। तो इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ लाइफ से कि आप ये बताइए मुझे कि आपको आइसक्रीम्स में वनीला ज़्यादा पसंद है या चॉकलेट ज़्यादा पसंद है? अच्छा, आपके जहन में एक जो कुदरती तौर पर पहला जवाब आएगा, एक ये हो सकता है कि मैं दोनों ही खा लेता हूँ। लेकिन एक ये होगा कि अगर आपका चॉइस हो, मजबूरी ना हो, दी ही ये गई है तो वो खा ली है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस हो तो दोनों में से कौन सा? दोनों में से एक, कोई एक अगर आपकी चॉइस हो, फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी? तो आप सोचिए कौन सी होगी? कोई एक होगी डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा, ये एक तरह से एक बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है कि इसी तरीके से हमारी लाइफ की बाकी प्रेफरेंसेस भी हैं।
कि हम लोग किसी भी तरह के ऑप्शंस ले लेते हैं। हमें अल्लाह ताला ने इतना शाहकार बनाया है कि हम ले सकते हैं, हम अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, कोई एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो 4 एरियाज़ में से अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं 4 एरियाज़ को मुख्तसर बता दूंगा कि इन 4 एरियाज़ में से हमने अपनी नेचुरल प्रेफरेंस ढूंढनी होती है, उससे हमें अपनी जो है वो जो पर्सनैलिटी की टाइप है उसको समझने में मदद मिलती है। तो उसमें सबसे पहला जो है हम इसको आगे ले जाएं, डिस्कस, हम क्योंकि आगे चलते इसकी ट्रांजिशन हम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो एक वेल कनेक्टेड चीज़ जो है वो रहे, अलाइंड रहे। फाइन। तो इसमें जैसे मैंने पहले बात की कि एक तो हम बीइंग स्कूल, हम चाह रहे हैं ये अवेयरनेस जो है ये बाकी लोगों तक भी पहुँचे और इसके ऊपर बाकी लोग भी काम कर सकें। एक तो हम जैसे मैंने कहा कि हम ये मुलाकात बच्चों की तो कम से कम बहुत पहले करवाना चाह रहे हैं अपने साथ उनकी, कि वो मुलाकात बहुत जल्दी हो जाए, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक हम ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने मुलाकात करवानी है ये, यानी कि प्रिंसिपल्स, द लीडर्स जो कि स्कूल को रन कर रहे हैं, जिस स्कूल को रन कर रहे हैं, उनका हम ये चाहते हैं कि वो भी इस चीज़ को समझें। वहाँ पे काम करने वाले प्रिंसिपल्स, स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स, वो भी इसको समझें कि उनका भी अपने साथ मुलाकात करना ज़रूरी है, सो दैट वो ये चीज़ जो है बच्चों के साथ भी इसको परफॉर्म कर सकें। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सेल्फ़ अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अगर एक एजुकेशनल लीडर को अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस हो जाती है, एक प्रिंसिपल को अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस हो जाती है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके डेली वर्क पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, इस तरफ आते हैं, लेकिन इसके लिए वो बुनियादी जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उसको हम रेफरेंस पॉइंट बना लें, फिर बात को समझना ज़रा आसान हो जाएगा। हमारी 4 एरियाज़ जो लाइफ के हैं ना, उनमें हमने अपनी प्रेफरेंस देखनी होती कि नेचुरल प्रेफरेंस क्या है। जब हमें ये पता चल जाता है तो 4 एरियाज़ कौन कौन से हैं। एक ये कि हमें एनर्जी क्या चीज़ देती है, और कुदरती तौर पर हमारी अटेंशन किस चीज़ पर होती है, बाहर की दुनिया पर या अंदर की दुनिया में, ठीक है। ये पहला एरिया है। इनमें अपनी इन दोनों में से कोई एक हमारी नेचुरल प्रेफरेंस होगी, दूसरी को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी नेचुरल प्रेफरेंस नहीं है। इसी तरीके से दूसरा जो एरिया है वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं आम रूटीन में, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन या फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग में इंफॉर्मेशन, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हमें अपने 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेना ज़्यादा पसंद है। दूसरी प्रेफरेंस ये हो सकती है कि हमें 5 सेंसेस की बजाय 6th सेंस से इंफॉर्मेशन लेना ज़्यादा पसंद है। तो इनमें हमारी नेचुरल प्रेफरेंस क्या है, हमने ये देखनी है। फिर उसके बाद तीसरा ये है कि हम लोग जब भी कोई डिसीजन करते हैं तो डिसीजंस करते वक्त हम दिल से डिसीजन करते हैं, यानी इमोशंस के, इंसानों को, वैल्यूज़ को सामने रख के डिसीजन करना पसंद करते हैं, या हम लोग लॉजिक को, थिंकिंग को, कॉज एंड इफ़ेक्ट को, उसको सामने रखकर फ़ैसला करते हैं जो हमारी नेचुरल प्रेफरेंस है। हम याद रखें, मैंने इसको बार बार इसलिए दोहराया कि सारे कॉन्सेप्ट की बुनियाद ये है। तो अगर हम इन 3 एरियाज़ हो गए, चौथा एरिया ये है कि हमें अगर कोई और देखे तो हम उसको कैसे देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड या क्यूरियस, एक्सप्लोरर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, इस तरह के नजर आते हैं, या ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड, गोल ओरिएंटेड। ये दोनों अलग अलग तबीयतें हैं, मिजाज हैं, फितरतें हैं। तो इनमें से हमारी एक नेचुरल प्रेफरेंस होगी। अच्छा, अब जो ये नेचुरल प्रेफरेंस होगी, उससे जब भी हम थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे हम लोग अनईजी फील करना शुरू कर देंगे, अनलेस हमने उसको डेवलप किया हुआ है, उसमें हमने कॉन्शियसली उस ब्लाइंड एरिया को अपने आप को एक्सरसाइज किया हुआ है, उसका मसल डेवलप किया हुआ है। तो सर अब आपके सवाल की तरफ हम डायरेक्टली आ जाते हैं कि एजुकेशनल लीडर है और वो अगर इस अपनी सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस से गुजर लेता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट उस पर आएगा। तो ये चारों एरियाज़ को हम मद्देनज़र रख लें तो डेफिनेटली ये होगा कि अगर उसका पहला एरिया जो है उसको उसने सही तरह से पहचान लिया, उसको पता है कि या तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, यानी मैं अंदर की दुनिया में फितरी तौर पर ज़्यादा तवज्जो रखता हूँ, मुझे अंदर से एनर्जी ज़्यादा मिलती है, मेरी जो स्किन के अंदर की दुनिया, या मैं बाहर की दुनिया में इंटरेस्टेड हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। जब उसको ये पता चल जाता है तो फिर वो अपने कोर जो उसकी टेंडेंसी है उसको समझ लेता है और उसको पता चल जाता है कि व्हाट गिव्स मी एनर्जी एंड व्हाट सैप्स और लाइकली विल सैप माई एनर्जी। तो वो उस हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकता है। और इसी तरीके से फिर आगे के चारों एरियाज़ हैं। अगर इफ़ आई कैन ऐड इनटू इट के जी, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की और प्रैक्टिकल बातें आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो उसमें यानी अगर एक इंट्रोवर्जन आपके अंदर आइडेंटिफाई हो जाती है, आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं,
तो उसमें फिर आप अपना जो पूरा लीडरशिप स्टाइल है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि इंट्रोवर्ट प्रिंसिपल नहीं हो सकते या इंट्रोवर्ट जो है वो किसी लीडरशिप पोजीशन पे नहीं हो सकते। उन्हें सिर्फ ये करना है कि अपने स्टाइल के मुताबिक चीज़ों को, अपनी नेचर के मुताबिक चीज़ों को अलाइन करें। फैंटास्टिक, दैट्स द पॉइंट। हाँ, तो यानी कि फॉर एग्जांपल एक अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, तो फिर मुझे 1-to-1 मीटिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि मैं पैनल मीटिंग्स करूँ। फैंटास्टिक। तो ये क्योंकि मैंने अपने आप को पहचान लिया कि मेरी एनर्जी यहाँ पे ठीक रहती है, तो इसको जो है वो इस तरह से हम कर सकते हैं इंटरप्रेट। एब्सोल्युटली, और आपने मेरा काम आसान कर दिया, आपने सुनने वालों के लिए बहुत आसानी कर दी है कि बुनियाद ये है इसकी कि हम लोग जब अपनी अपने कोर टैलेंट को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर उसके मुताबिक आप उसको काम में लाते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि हम लोग अपने कोर टैलेंट को पहचानने के बाद दुनिया से जंग शुरू कर दें। इसका मकसद ये है, जैसे आपने शुरू में एक बात कही थी कि ना सिर्फ ये कि लीडरशिप, बल्कि टीचिंग और फिर इवन स्टूडेंटशिप में कहूँगा, हम आमतौर पर इनके बारे में कुछ जैसे कहने हमने पहले से कुछ इमेजेस जहन में बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल लीडर वो होगा जो बोल्ड होगा, वो कम्युनिकेटिव होगा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा वो हरकुलियन अंदाज में होगा, वो सुपरमैन टाइप होगा। तो हमने ये समझना है कि हमारी ट्रू स्ट्रेंथ, हमारी ट्रू टाइप है उसके अंदर है। अगर हम कुछ पोज करेंगे वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा, या एक्सपोज होगा या हमें बर्नआउट देगा। अच्छा, अब ऐसे में हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि आपने वो उसमें भी बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि उसमें हम लोग इसमें फर्दर एक और रियल लाइफ इसको फ्लो के अंदाज में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक लीडर, एजुकेशनल लीडर है जो कि इंट्रोवर्ट है, जैसे आपने कहा कि वो 1-to-1 मीटिंग्स को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। इसी तरीके से वो अपना एक क्वाइट आवर रख सकते हैं, पावर आवर रख सकते हैं, मॉर्निंग में रख लें, सेकेंड हाफ में रख लें, जब वो थोड़ा सा अपने साथ वक्त गुजारें, वो रिफ्लेक्ट कर सकें, वो अपने आप से बात कर सकें, तो ये उसको उनको एनर्जी देगा, राइट। इसी तरीके से ये है कि वो अपने पावर आवर्स को, क्योंकि हमारा एक सर्केडियन रिदम भी तो है ना, कि हम अपने सर्केडियन रिदम को पहचान लें कि हमारा पावर टाइम कौन सा होता है, पीक परफॉर्मेंस का टाइम भी होता है, वो भी असर करता है। तो उस दौरान हम वो काम करें जो हम लोगों की जो नेचुरल प्रेफरेंस है, जो हमारी टाइप है, उससे अपोजिट है, क्योंकि वो पीक परफॉर्मेंस का टाइम है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग है, अगर ये पीक परफॉर्मेंस का टाइम है तो हम उस वक्त वो काम कर लें जो, अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं एक्सट्रोवर्ट वाला कुछ काम उस वक्त कर लूँ, या मैं इंट्रोवर्ट वाला काम शुरू में करके तो अपने आप को चार्ज कर लूँ और उसके बाद एक्सट्रोवर्ट का काम कर लूँ। इसी तरीके से डिसीजंस की बात है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं वहाँ पे दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक कैंपस लीडर हूँ और मेरे सामने ये मामला आया है कि मेरे एक जो हमारे गार्ड हैं उनसे कोई गलती हो गई है और उसके नतीजे में नुकसान हुआ है। तो एक तरफ अब ये फैसले की सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मेरे पास ऑप्शंस दो हैं कि मैं आई गो बाय द बुक, लॉ क्या कहता है, या मैं ह्यूमन सेंटर्ड, पीपल सेंटर्ड, वैल्यू सेंटर्ड होके सोचता हूँ, दिल से सोचता हूँ, सादा लफ्ज़ों में दिल से सोचता हूँ कि अच्छा यार इसके भी बच्चे होंगे, गरीब आदमी है, गलती तो किसी से भी हो जाती है। अब ये दोनों चीज़ें ठीक है, हम ये याद रखें, ये दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन इनमें से एक हमारी नेचुरल प्रेफरेंस होगी। अब जो सुनने वाले हैं वो भी अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, इसी लम्हे उनको पता चल जाएगा, एक हमारी नेचुरल प्रेफरेंस है, एक हमारी उस सेटिंग के अंदर एक रिक्वायर्ड प्रेफरेंस है। तो नेचुरल प्रेफरेंस हमारी टाइप है, तो अब उसको हम लोगों ने पहचान लेना है और फिर काम के दौरान उसको हमने याद रखना है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फीलिंग टाइप हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेंटर्ड हैं, तो देयर इज़ अ चांस, एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम टीम बिल्डिंग अच्छी कर सकते हैं, हम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, हम अच्छे टीचर साबित होंगे, अच्छे मेंटोर, अच्छे इंस्पायरर साबित होंगे। लेकिन देयर इज़ अ चांस कि हमारा ब्लाइंड एरिया फिर कौन सा है, थिंकिंग टाइप, टी टाइप। हम लोगों को एनालिसिस करना नहीं आता, या हम लोगों को लोगों के बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है, हम सबको सादा सादा अपने जैसा ही समझ रहे हैं, लेकिन दुनिया बड़ी ट्रिकी है, उसको पहचानना, उसको समझना। तो अब यहाँ पर एक तरफ मुझे अपने कोर टैलेंट का पता चल गया, तो मैं उसको सही तरह से इस्तेमाल में लाने की पोजीशन में आ गया। दूसरी तरफ मुझे अपने ब्लाइंड एरिया का पता चल गया कि अच्छा ये मेरा ब्लाइंड एरिया है, यहाँ मैं मार खा सकता हूँ, इसको मैंने पॉलिश करना, तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, मैं फिर एम्बिवर्ट हो जाऊँगा। इसमें ये एक और भी मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि वो जैसे कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगेन बार बार उसको, क्योंकि आज की जो एपिसोड है ना, इसको हमने जो भी पहले भी एपिसोड्स किए हैं वो ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट फोकस्ड रही हैं,
तो आज के एपिसोड को हम लोग ज़्यादा चाह रहे थे कि ये प्रिंसिपल्स, लीडर्स और एजुकेटर फोकस रहें। उसमें स्टूडेंट्स पे भी बात करेंगे, पेरेंट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन वो बड़ी ज़िम्मेदार सी बात होगी। तो उसमें वो कहते हैं ना कि हायर योर वीकनेस, अपनी वीकनेस को हायर करें आप। फॉर एग्जाम्पल मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे चाहिए कि अगर मैंने अपना स्कूल कोऑर्डिनेटर हायर करना है तो मैं ये ना करूँ कि मैं वो भी इंट्रोवर्ट हायर करूँ। वंडरफुल, बहुत तो अच्छा। ये क्या होगा कि जो मेरा वो जो एक्सट्रोवर्ट वाली मेरी कमी है जी तो वो वहाँ से पूरी होती रहेगी, जी, और मैं जब अपने कोर पे फोकस कर सकूँगा वो अपने, तो ये जो एक बड़ा खूबसूरत सा ब्लेंड पावर होगा, कॉम्बो बन तो जाता ये है। पावर कॉम्बो बन जाएगा। तो ये अवेयरनेस, वो आज आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब अवेयरनेस होगी तब ये ऐसे डिसीजंस आएंगे, तब ऐसी अलाइनमेंट्स होंगी, तब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो दे विल जो है वो स्टार्ट हैपनिंग। इसके साथ मैं एक छोटी सी एग्जांपल रियल लाइफ की आपके सामने रख देता हूँ, कि रियल केस स्टडीज़ भी, कि ये जो आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि हम उसको वीकनेस, अब हम पर्सनालिटी साइंस में उसको वीकनेस की बजाय Fine, हम ब्लाइंड एरिया कहते हैं। तो इसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल ये है कि एप्पल जब कंपनी बनाई गई और इसमें एक तरफ स्टीव जॉब्स थे और एक तरफ स्टीव वॉजनिएक थे। अच्छा, अब जो जॉब्स थे उनकी पर्सनैलिटी की टाइप और थी, और जो वॉजनिएक थी उनकी और थी। एक तरफ एक बंदा डिज़ाइन का दिल दादा है, एक तरफ एक शख्स जो है वो ह्यूमन ईज़ का दिल दादा है, एक तरफ एक शख्स है जो स्मॉलर डिटेल्स और डेटा ड्रिवन बंदा है, और एक तरफ वो है जो बिग पिक्चर का शौकीन है। ये कॉम्बिनेशन इतना शानदार बना कि इंसानों ने इस दुनिया में एक मौजा होते हुए देखा। इनोवेशंस देखिए। सो सिमिलरली यही हर लेवल पे ज़िंदगी में हमें काम देता है कि अगर हम लोग अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानें तो खुद डेवलप करने का भी मौका हमारे हाथ में आ जाता है। दूसरा, हम लोग ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जो वो वाला काम आपके साथ करें। तो आपकी टीम्स, बल्कि जब हम टीम बिल्डिंग पे काम करते हैं तो हम उसकी कॉम्बिनेशन ऐसे बनाते हैं कि कोई थिंकर्स और फीलर्स इकट्ठे हों, सारे फीलर्स इकट्ठे हो गए और काम आप कर रहे हैं मार्केटिंग का, आप सेल्स का काम कर रहे हैं, आप कोई लॉजिक का काम कर रहे हैं, डेटा का काम कर रहे हैं, मशीन्स का काम कर रहे हैं, वहाँ तो फीलर्स जो हैं वो बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। ट्रू ट्रू। अच्छा, इसमें ये समटाइम एक वो बन जाती है ना, सोसाइटी के अंदर एक इमेज बन जाती है कि अगर कोई स्कूल के प्रिंसिपल होंगे तो उसकी एक ख़ास पर्सनैलिटी होगी, और वो पर्सनैलिटी क्या होगी कि डिसिप्लिन्ड और अथॉरिटेटिव और इस तरह की, यानी कि कुछ चीज़ें आपके माइंड में फ़ौरन से क्लिक करना शुरू कर देंगे, ये 4 चीज़ें उनमें होगी। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इसी तरह के ही हों, तो कुछ लोग फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उस पर्सोना को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसमें फिट इन होने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे फिर वो अपनी सेल्फ से अगेंस्ट चले जाते हैं, जो एक्चुअली वो हैं जी, उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो जब ये होता है तो फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस? इंसान सादा लफ्ज़ में रोता है और दूसरों को रुलाता है। और इसको थोड़ा सा और कॉर्पोरेट सेटिंग में, वर्क सेटिंग में अगर हम देखें तो सबसे पहला तो ये मसला होता है कि हम लोगों को वो काम बहुत थकाता है। हम लोग वो करते हैं तो ऐसे करके एक हम लंबी ठंडी सांस लेते हैं और उसके बाद फिर उसको जैसे तैसे करके करते हैं, लेकिन ये कि उसको करने के बाद हम लोगों के अंदर से एनर्जी साफ नज़र आता है, ड्रेन हुई भी होती है। तो ऐसे में हम लोगों को अगर ये समझ आ जाए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी मुलाकात जल्द हो जाए। अच्छा, ये जो जल्द मुलाकात वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, इसके बारे में यूँ है कि देखिए अगर हम पढ़ते भी हैं तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, हर मजमून हमने पढ़ा, हर स्किल हमने सीखी, हर किसी से मुलाकात की। नहीं पढ़ा तो अपने आप को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा तो अपने आप को नहीं सीखा, नहीं मुलाकात की तो अपने आप के साथ नहीं की, और फिर सारा कुछ हम इसके ऊपर ही कर रहे होते हैं। अब तो ये ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है जब हम लोग मशीन्स के एक पूरे फेज़ में से, एक एज में से गुजर रहे हैं, फिर उसके बाद AI आ गया है, तो अब ह्यूमन फैक्टर और भी इम्पॉर्टेंट हो गया कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन एक इंसान को भूल के कर रहे हैं। जब आप भूल के कर रहे हैं तो जिसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है, अल्लाह का शाहकार है, तो ऐसे में आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उसका फिर कीमत चुकाना पड़ती। उसकी कीमत चुकाना पड़ती है कि हम लोगों का टैलेंट जो है वो ड्रेन होता है और वो इवन रिटेन भी नहीं होता है या वो अनहैप्पी रहता है। हम कहते हैं हैप्पी टीम्स आर मोर परफॉर्मिंग टीम्स, एंड हाउ हैप्पीनेस कम्स, इट कम्स व्हेन दे आर ट्रूली अलाइंड विद देयर ओन सेल्फ। ये चीज़ है। वो जो फेवरेबल विंड्स का कॉन्सेप्ट है ना, कि जी, फेवरेबल विंड्स हो तो आपकी फ़्लाइट जो है वो बड़ी कमाल की फ़्लाइट होती है, बड़ी स्मूथ फ्लाइट होती है, और अगर वो आपके अगेंस्ट हो वो विंड्स, फेवरेबल ना हो तो ट्रबुलेंस जो आप अक्सर प्लेन में जो फेस भी करते हैं तो वो आपको जो है फेस करनी पड़ती है, राइट।
तो अगर हम इसको बात करें टीचर्स के लेवल पे, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर स्कूल सेटिंग है, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि स्टूडेंट्स जो देयर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, यानी कि 30-40 स्टूडेंट्स भी होते हैं। 30 स्टूडेंट्स तो बिल्कुल आप सामने की बात है। दो हम इस चीज़ के बहुत वो हैं, आप कह लें एडवोकेट हैं कि क्लासरूम साइज़ जो है वो कम होना चाहिए, स्पेशली जब स्कूल की बात है, और वो भी अर्ली क्लासेस के अंदर जो शुरू की क्लासेस हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती है। तो वहाँ पे क्लासरूम साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर होना चाहिए, ताकि वो उसको हमारे यहाँ अब चैलेंज है, बहरहाल जिस भी वजह से है वो चीज़ें हैं। तो उस चैलेंज में ये है कि 30-40 पर्सनैलिटीज़ सामने हैं एक टीचर के, और एक टीचर की अपनी पर्सनैलिटी भी है। तो अगर अब इन दोनों ने किस तरह से इंटरेक्ट करना है, यानी कि आप सामने आपके फीलर भी बैठे हुए हैं, थिंकर भी बैठे हुए हैं, वो जो भी टाइप्स आपने बताई हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं। तो इनका अब इसकी मैनेजमेंट कैसे टीचर करें? इट्स ए ग्रेट क्वेश्चन। और इसके साथ मैं पहले वाली जो बात हम कर रहे थे उसको थोड़ा सा रिलेट करूँगा। आपने उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट पे बात की, और वो ये थी कि हम कई मरतबा किसी भी रोल को निभाते हुए उस रोल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसके लिए जो एक इमेज, सोशल इमेज उसका है, उसकी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला कि परसोना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर, ऐसा होता है, ओवर 70% ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स वो रोल्स परफॉर्म करने में ज़िंदगी गुजारते हैं, रियलिटीज़ परफॉर्म करने में ज़िंदगी गुजारने का उनको मौका नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा कि एक लीडर है, वो कैंपस लीडर है, जो क्लास लीडर है, बीइंग अ टीचर, दोनों तरह से उसको ये लगता है कि जो मुझसे इस रोल की डिमांड है, मुझे उस तरह से एक्ट करना है। एक्ट करना और है, बिहेव करना और है। बिहेवियर कम्स फ्रॉम योर ट्रूथ, योर टाइप, ट्रू टाइप, और एक्शन या एक्टिंग जो आप करते हैं वो तो आप एक यू फील इट, यू शो दैट यू आर डूइंग इट। तो ऐसे में खा वो स्कूल लीडरशिप हो या वो क्लास रूम लीडरशिप हो, उनको सबसे पहले तो जब वो सेल्फ अवेयर होंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू सामने आएगा वो है उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि वो जज्बाती तौर पर ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने आप को भी समझ पाएंगे, लेकर चल पाएंगे, और दूसरों को भी लेकर चल पाएंगे। और इवन इंटरनेशनल रिसर्च है कि ओवर 60% जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अगर अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और फिर उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और अगर नहीं करते तो फिर इसके वाइस वर्सा, इसके उलट होता है। अब आ जाते हैं क्लास में, तो डेफिनेटली ऐसा है। और अगर हम इस पर्सनैलिटी टाइप की जो साइंस है इसको एक तरफ रख भी दें, तो आप भी, हम भी जो एजुकेशनिस्ट हम जानते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का कॉन्सेप्ट तो पहले से मौजूद है। मुख्तलिफ मिजाज के, मुख्तलिफ जहानतों के बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, हत्ता कि मेंटल एज, डिफरेंट मेंटल एज के बच्चे भी बैठे होते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर टीचर क्या करेगा? तो सबसे पहले, जब वही वाली बात कि जब सबसे पहले उसको अपने पर्सनैलिटी मेक ओवर का पता है कि मैं नेचुरली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड टाइप हूँ, यानी उसे हम जे टाइप कहते हैं, मैं ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करती हूँ या करता हूँ। तो अब अगर उसको पता है इस बात का, तो उसको ये पता होगा कि मैं तो ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो चंद बच्चे हैं, ये 4 या 6 जो हैं, ये जे टाइप नहीं हैं, ये पी टाइप हैं, एक्सप्लोरर टाइप हैं। अपरेंटली दे लुक एज इफ दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वो टाइम ओरिएंटेड नहीं होते, उनकी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती, उनका वॉलेट, उनका टेबल, उनका बैग ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आएगा। अब टीचर्स जो हैं जब वो अपनी क्लास को मैनेज करती हैं, तो ऐसे में सबसे पहला मरहला तो ये है कि उनको ख़ुद अपनी पर्सनैलिटी की टाइप का पता हो, और उनको ये चारों एरियाज़ के बारे में अपनी नेचुरल प्रेफरेंसेस का पता हो। इसमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टीचर अगर नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड टाइप हैं, और जिसे हम जे कहते हैं, और दूसरी तरफ जो है ऑपोजिट इसका जो है, या दूसरी प्रेफरेंस जो होती है वो है पी टाइप, यानी जो एक्सप्लोरर होते हैं लेकिन वो बज़ाहिर इतने ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आते।
तो इस तरह से अगर उनको अपने एरियाज़ का प्रेफरेंसेस का पता है तो अब यहाँ पर उनको सबसे पहले अपने कोर टैलेंट्स का भी पता चल गया और अपने ब्लाइंड एरियाज़ का भी पता चल गया। अब वो क्लास की तरफ आएंगे। अब डेफिनेटली क्लास में तो 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बच्चे बैठे हैं। अब कैसे उसको हैंडल किया जाए? देखिए, एक आइडियलिस्टिक सी बात ये है कि हम उनको सबको एंटरटेन करें। ये एक ज़्यादा एक्सपेंसिव या एक ज़्यादा डीप डिगिंग हो सकती है, लेकिन इसका नेचुरल सा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग कुछ पहले हमने जब क्लास की हमने टाइपोलॉजी या उनकी क्लासिफिकेशन कर ली हुई है, हमारे सामने टाइप डाइकोटमीज़ और उसकी टाइप कैटेगराइजेशन आ चुकी है, हमें अंदाज़ा है कि इस क्लास में F टाइप के इतने % बच्चे हैं, कोई हाफ के करीब जो हैं वो F टाइप हैं, या 40% के करीब F टाइप है, 60% के T टाइप हैं, यानी लॉजिकल ब्रेन्स वाले बच्चे हैं, मिजाज के बच्चे हैं। अब ऐसे में हम लोग अपने लेसन प्लान्स को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। लेसन प्लान से भी पहले हम लोग अपनी क्लासरूम की सेटिंग और उसका एनवायरनमेंट जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट जो वो उस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो I टाइप बच्चे, जो इंट्रोवर्ट हैं, जिनको अपने आप के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, जो थिंकिंग टाइप के हैं, वो इंटरनल अपनी जो वर्ल्ड है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो हम उनके लिए जहाँ तक मुमकिन हो उनको रिफ्लेक्शन का टाइम कुछ दें, उनको मी टाइम दें, उनको कोई क्वाइट कॉर्नर क्लास का इस तरह से रखा हुआ हो कि ये यहाँ पर आप बैठकर वहाँ पे वो कुछ देर बैठें, कुछ अपना काम करें, अपने अंदाज से सीखें, सोचें। इसी तरीके से जो बच्चे F टाइप के हैं, उनको उनके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अगर वो बिल्ड नहीं करेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ज़्यादा अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इसी तरीके से कुछ वो बच्चे होंगे जो T टाइप हैं, जो थिंकिंग टाइप हैं, उनके साथ आप डेटा पर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और इस तरह से अगर बात नहीं करेंगे, उनको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं देंगे, उनको कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं देंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं देंगे, तो वो उससे बोरियत महसूस करेंगे। इसी तरीके से एक टाइप है जिसे हम कहते हैं सेंसिंग टाइप, जिसको हर वक्त अपने हाथों से इर्द गिर्द की दुनिया में अपनी फिजिकल वर्ल्ड को फील करना अच्छा लगता है। तो उनके लिए हमें ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना होंगी जो कि सेंसिंग टाइप को जो है वो सूद कर सकें, उनकी नीड को, नेचुरल नीड्स को पूरा कर सकें। तो ये एक कॉम्बो हम बनाएंगे अपने लेसन प्लान का भी, अपने क्लासरूम के ओवरऑल एनवायरनमेंट का भी और लीडरशिप का भी। तो एक जनरल जब कॉम्बो बन जाता है, डेफिनेटली इसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया, मैं दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले टीचर की अपनी टाइप का उसको पता होना, फिर उसके बाद उसको क्लास की ओवरऑल क्लासिफिकेशन का पता होना। ये दो बातें जब हो जाएंगी, उसके नतीजे में वो दो काम करेगी, एक क्लासरूम मैनेजमेंट और दूसरा लेसन प्लानिंग। राइट, ग्रेट। तो दिस इज़ वेरी समथिंग प्रैक्टिकल कि जो टीचर्स जो है वो राइट अवे कर सकते हैं। और इसमें बात वहीं पे फिर आ रही है जिसको आपने जिक्र भी किया पहले, कि ये स्टार्ट सेल्फ अवेयरनेस से होगा और अलाइनमेंट से स्टार्ट होगा। जी, अगर वो टीचर अलाइन नहीं है तो उसे करने की ज़रूरत है क्या, और वो करेंगे भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। सो दैट मीन्स के जो मल्टीपल हम बात फिर वहीं से शुरू हो रही है कि टीचर्स अगर सेल्फ अवेयर हैं और वेल अलाइंड हैं तो ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर नहीं है तो अगर वो बाय चांस टीचर हैं, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि बाय चॉइस हैं या बाय चांस है, अगर वो बाय चांस हैं तो फिर ये वाली चीज़ें दे वॉन्ट हैपन। और ये मेरे ख्याल है इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो बड़ा सिंपल है कि जैसे आपने टाइप्स बताई हैं, फॉर एग्जांपल जो बच्चे एनर्जेटिक हैं तो उनको ये कर सकते हैं कि उनको ऐसे कामों में लगा दें जिसमें उनको खुशी होती है कि पास द मटेरियल, आप मुझे ये ला के दो, आप मुझे वो ला के दो, जो ज़रा घूमने फिरने के शौकीन है। बिल्कुल। और जो इंट्रोवर्ट है, ये मेरे ख्याल है कि टीचर को ये समझ लेना चाहिए कि अगर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को बैठी हुई है बच्चे के क्लासरूम के अंदर, जो कि टीचर को पता चल जाता है, तो उनसे जब क्वेश्चन पूछें तो उनको प्रोसेसिंग का टाइम देना चाहिए। या मेरे ख्याल ये अनाउंस करना चाहिए क्लास के अंदर के आपके पास 2 मिनट हैं या 1 मिनट है इस सवाल का जवाब देने के लिए। तो उससे क्या होता है कि वो जो क्वाइट बच्चे हैं उनको ज़रा एक प्रोसेसिंग का टाइम मिल जाता है एंड ऑल। और इसी तरीके से जो तो मतलब ये मल्टीपल अगर हैं तो छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे ट्रिक्स एंड ट्विक्स करके, तो आपकी बातों से जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया मैं उसको बयान कर रहा हूँ कि इस तरह की टेक्निक जो है ना वो लगा के वो कर सकते हैं, तो उसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एक टीचर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पेरेंट्स की तरफ से यूजुअली, वो भी मेरा ख्याल है कि सिर्फ अवेयरनेस के उसकी वजह से, गैप की वजह से ये होता है कि वो जो कन्फॉर्मिटी है ना, कि जो कंपैरिजन्स हैं वो टीचर को पेरेंट्स उस पर फोर्स करते हैं कि ये उस जैसा क्यों नहीं है, ये उस जैसा लिखता क्यों नहीं है, ये उस जैसा बोलता क्यों नहीं है, ये उस जैसा दिखता क्यों नहीं है। तो ये एक चैलेंज जो फेस करना पड़ता है टीचर्स को। तो इस पर आप क्या गाइड करेंगे कि
हाउ टू टैकल दिस, यानी कि जाहिर है कि टीचर पेरेंट्स को हम लोग जी। साइंटिफिकली तो उस तरह से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल जिनसे कर सकते हैं उन्हीं से कर सकते हैं बस। बिल्कुल, ये बहुत ही क्रिटिकल है। और इस तरफ हम आते हैं जो पेरेंटल पर्सपेक्टिव है। इससे पहले थोड़ा सा हम क्लास में अभी कुछ देर के लिए रहते हैं। श्योर। अच्छा, क्लास में बिल्कुल आपने एप्टली कहा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी बच्चे से क्लास में या इवन घर में भी तवक्को करते हैं कि वो आउट लाउड कोई बात जो है उसका जवाब दे देगा। अच्छा, अगर वो नहीं देगा तो हम ये समझते हैं शायद ये शाय है। हमें आज से ये समझना है कि शाय इज़ समथिंग एल्स, लेकिन एक नेचर है कि आप उस बच्चे का रुझान, उसकी अटेंशन, उसका जो एनर्जी का फ़्लो है वो इंटरनल वर्ल्ड की तरफ है, वो अंदर की दुनिया में मुतवज्जा है। तो ऐसे में हम उसके ऊपर उसको इसरार ना करें कि वो लाजमी तौर पर वो आउट लाउड कोई बात करके बताए। जैसे एक तो तरीका यही है कि आपने कहा कि उसको कुछ वक्त दे दें हम। दूसरा ये कि हम लोग थोड़ा सा इस बात को जब समझ चुके हों तो हमें अंदाज़ा है कि वो सबके सामने, आप और हम जब पढ़ते थे हमें याद है कि कई मरतबा हम लोग भी, हम में से जो कोई इवन इंट्रोवर्ट था उसको जवाब आता भी था तो वो हाथ खड़ा करके नहीं बताता था। ऐसा नहीं कि वो शाय है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल वर्ल्ड, दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चे जिनको जो सेंसिंग टाइप के बच्चे होते हैं उनको अगर हम प्रैक्टिकल काम देंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उसमें। जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जो उनको अगर वो दोस्तियां ज़्यादा बनाते हुए नज़र आएंगे, उनको आप मॉनिटर बना दें, उनको क्लास में इधर उधर के काम दे दें, वो ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, उसमें उनको एनर्जी मिलेगी। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएँ तो हम लोगों यही वाली बात कि अगर हम लोग कंपैरिजन किल्स, इसको थोड़ा सा हम लोग जो हम एजुकेशनिस्ट हैं, जो एजुकेशनल लीडर्स हैं, हमें थोड़ा सा बड़े दिल के साथ एक बात को समझना होगा, एक ट्रुथ को, कि हर क्लास में हर सब्जेक्ट के लिए तो अलग टीचर होता है। और हम ये समझते हैं कि वो इसलिए होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का अलग एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है। तो हम ये कैसे तवक्को कर लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो इक्वली सारे सब्जेक्ट्स में उतना ही एक्सपर्ट होगा, कि भी मैथ्स में भी उतने मार्क्स उसके हों अगर केपीआई की एंगल से देखा जाए, उसके आउटपुट्स के एंगल से देखा जाए, और वो उर्दू में भी उस तरह से होगा। उर्दू इज़ ए लैंग्वेज, इसके लिए और तरह की इंटेलिजेंस चाहिए, डिजिट स्मार्ट होने के लिए और तरह की इंटेलिजेंस चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नालायक है, उसकी पर्सनैलिटी का पूरा मेकअप है जिसमें वो किसी एक तरफ कुदरती तौर पर ज़्यादा उसका दिमाग चलता है। एक यहाँ पर ये दूसरी बात। अब आ जाते हैं हम लोग जो पेरेंट्स के साथ, इसको हम रिलेट करें तो हम लोग अभी ऑन ए लाइटर नोट बात कर रहे थे कि हम में से अक्सर पेरेंट्स ऐसे करते हैं, बच्चों को घर में कोई मेहमान आए तो वो बच्चे की काबिलियत या उसकी कामयाबी इसी में समझते हैं, वो कॉन्फिडेंस इस बात को समझते हैं, वो इसके साथ इस लफ्ज़ को कंफ्यूज कर लेते हैं कि जो बच्चा बोलेगा वो कॉन्फिडेंट है। आज से हम लोग जो एजुकेशनल लीडर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो ये बात समझ लें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बोल रहा है वो कॉन्फिडेंट है। बाज़ औक़ात अंडर कॉन्फिडेंट लोग अपनी कम्प्लेक्सिटीज़ को, अपनी इन्फीरियरिटी को छुपाने के लिए भी आउट लाउड हो जाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऑन द अदर हैंड ये है कि कोई बच्चा जो कंपोज्ड है, काम है, उसके अंदर एक क्वाइट कामनेस पाई जाती है, तो हो सकता है कि उसका नेचुरल टैलेंट हो और उसके अंदर उस टैलेंट की वजह से वो कितना अच्छा सोच लेता है, वो कितना अच्छा क्रिएटिविटी उसकी कितनी अच्छी है और वो कितना अच्छा किसी चीज़ के बारे में लिख सकता है। तो हम लोग जब उसको किसी के और के साथ कंपेयर करते हैं और हम समझते हैं कि ये बोल नहीं रहा तो ये अब शाये है और ये तो नाकामी है, इसकी नालायकी है, ऐसे में हम उसके साथ बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं और ऐसे में उसकी जो नेचुरल उसके गिफ्ट्स हैं हम उनको निगेट कर रहे होते हैं और बच्चा अब यहाँ पर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में जाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से बच्चा यानी क्लास हो, यानी टीचर के साथ क्लास हो या पेरेंट्स हो, हमें ये जो हम कैटेगराइजेशन करना है, लेबलिंग करना है, इट्स नॉट समथिंग अबाउट लेबलिंग, इट्स समथिंग अबाउट आइडेंटिफाइंग। पहचान लें और उसके मुताबिक डील करें। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर निखार बहुत आता है और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। दिस इज़ वेरी ट्रू। अगर हमने इस पे बहुत, इसकी मेरे ख्याल है कि बहुत अच्छी और सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हम अभी तक डेवलप करने में, आई एम होपफुल कि हम कामयाब हो गए हमें कि ये जो पर्सनैलिटी अलाइंड आप कह लें जो पीक परफॉर्मेंस है ये कैसे होती है, क्या होती है। अब अगर हम इसके कुछ फ्रेमवर्क्स की बात करें कि इसको वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे आपने कुछ टेस्ट्स की बात भी की, तो प्रैक्टिकली हम यहाँ पे पाकिस्तान की सेटिंग में रह के क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं परफॉर्म, जिसके थ्रू हम ये इस अलाइनमेंट को इंश्योर कर सकें।
जी, इसमें ट्रेडिशनली तो दुनिया भर में पहले एक MBTI टेस्ट इन्वेंट्री चलती है और वो कोई ओवर 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, लेकिन वो ज़्यादा ट्रिकी है, बल्कि उसका पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में भी, अमेरिका में भी उसका जो स्कोर है, वैलिडिटी है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस रहे और उसकी जो उसके स्कोर्स का रिज़ल्ट है और उसकी एफिकेसी जो है वो कोई 50% से 60% के दरमियान रही, और फिर उसको उन्होंने भी उसके ऊपर काम किया, मज़ीद रिफ़ाइन किया। यहाँ पाकिस्तान में आई वुड cordially give a due credit to the founding father of personality type science, डॉक्टर कमरुल हसन। उन्होंने इसको 5 स्टेप मॉडल में कन्वर्ट कर दिया कि अगर हम 5 स्टेप्स में इसको समझ लें तो बहुत सादा और बहुत आसान अंदाज में हम इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट लेवल पे ये काम हो, ये बहुत आसानी से कोई शख्स भी अपने लिए कर सकता है। नो डाउट कि उसमें एक एक्सपर्ट असिस्टेंस जो है उससे आप ज़्यादा निखार, ज़्यादा उम्दा तरीके से इसको कर सकेंगे। फिर फर्दर उसके बाद ये है कि अगर आपने उसको डेवलप करना है, अपने कोर टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने ब्लाइंड एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, उनको पॉलिश करना, डेवलप करना है, और उसके अलावा आपके जो फंक्शंस हैं पर्सनैलिटी के, उनको आपने आइडेंटिफाई करना, उनको काम में लाना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको एक स्पेशलाइज्ड हैंड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आम इंसान के लिए गेट एन आइडिया, मैं वही कह रहा हूँ जी बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि जो ये 5 स्टेप मॉडल है क्वाइट ईजी, और उसको आप हम में से कोई भी अपने तौर पर इस्तेमाल करके तो अपनी नेचुरल प्रेफरेंसेस को समझ सकता है। उसके नतीजे में उसको अपनी टाइप का पता चल जाता है जो 4 लेटर्स में सामने आती है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यूँ कहूँ कि अगर हमने कहा कि पहला एरिया जो है वो इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट में से कोई एक है, तो हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो ई हो, राइट। और दूसरा एरिया जो है वो सेंसिंग एंड उसे हम इंट्यूशन कहते हैं, तो उसके लिए एन का लेटर यूज़ होता है। तो वहाँ पर अगर वो एस है या एन है तो हो सकता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो उधर से पहले ई है, फिर वो आगे जाके एन है, फिर वो फैसले कैसे करता है, वो एफ़ के साथ करता है, हार्ट के साथ, या हेड के साथ, थिंकिंग के साथ। तो हो सकता है वो टी है, तो हो सकता है वो ई एन टी 3 लेटर्स आ गए। और उसके बाद आखिरी एरिया जो है वो उसका जो लाइफ या वर्ल्ड व्यू है उसका, ऑर्गेनाइज्ड या एक्सप्लोरिंग। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइज्ड होंगे वो टाइम पे पहुंच जाएंगे कहीं पे भी। उनकी अलमारी, उनका वॉलेट, उनका टेबल टॉप, हर चीज़ आपको, उनकी ड्रेसिंग, हर चीज़, उनकी गुफ्तगू आपको साफ नज़र आएगा कि ये जे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो एक्सप्लोरिंग नेचर वाले हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। वो कहते हैं मुझे टाइम के बारे में ना ज़्यादा इसरार करना, काम कर दूंगा। वो 24 घंटे भी काम करें, वो साइंटिस्ट ने कहा था ना मैं 24 घंटे काम करता हूँ, 24 घंटे सोता हूँ, तो वो काम भी कर ले। अच्छा, इसी तरीके से ये कि वो बाहर ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आएंगे। किसी ने पूछा ना शायद वो एक साइंटिस्ट से कि भाई आपका टेबल इतना मेस है इसके ऊपर, तो उसने कहा आई फाइंड एन ऑर्डर इन दिस मेस। तो वो एक्सप्लोरर टाइप है, पी टाइप है। तो फिर ये अब हो सकता है कि कोई जे टाइप है या पी टाइप है। तो अब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक शख्स ई एन एफ पी है, तो अब ये उसकी एक टाइप निकल आई है, ठीक है। और इन चारों एरियाज़ में उसने अपने आप से कुछ 4-5 सादा से सवाल करने हैं। वो अगर ज़रूरत होगी तो अभी, नहीं तो आइंदा हम किसी तरह से उसको शेयर कर सकते हैं। वो भी कोई किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं। तो उसके नतीजे में आप इनको आइडेंटिफाई करके आपकी पर्सनैलिटी की एक प्रोफाइल सामने आ जाती है कि ये टाइप है, कोर टैलेंट्स ये हैं, ब्लाइंड एरियाज़ ये हैं। फिर उसके बाद उसको फिर डेवलप करना, कौन से करियर क्लस्टर्स सूटेबल हैं आपके लिए, कौन से आपके लिए थोड़े से बर्नआउट वाले करियर्स हो सकते हैं वो। और फिर अगर आप उनमें हैं ऑलरेडी, अब जैसे हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो हम तो सी लेवल पे काम कर रहे होते हैं। अब लोग वहाँ पे अपना, हर कोई अपना वो शोबा छोड़ तो नहीं सकता। फिर हम वहाँ पर उनको, फिर एक्सपर्ट लेवल पे ये काम होता है कि हम उनको कहते हैं अब अलाइन कैसे करना। सो इस तरह से फिर हम आगे चलते हैं। अगर इस सारी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल इस जर्नी को एक स्कूल स्टार्ट करना चाहे तो वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हो सकते हैं कि जिनको ये तय करे, जिसके अंदर एक पूरा स्कूल अलाइन हो जाए जी, यानी कि जिसमें हर किसी की पर्सनालिटी की उसकी जगह हो, उसको उसकी ड्यू जगह दी जाए और वो एक बिल्कुल एक वेल अलाइंड स्कूल नज़र आना चाहिए। तो वो स्कूल, ये जर्नी, वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप और डूएबल स्टेप्स ले? सर फुरकान, ये जो सवाल है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे जब काम शुरू किया तो एक सूरा जो है वो सूरा 3 की आयत नंबर 5 जो है, उसने मुझे सारी ज़िंदगी इंस्पायर किया और उसके नतीजे में मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट का शोबा बाकायदा इख्तियार किया।
और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम वी हैव क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स। अच्छा, अब जब अल्लाह ताला ने शाहकार बनाया है और रूमी कहते हैं कि वी बीन बेस्टोर्ड विद विंग्स बट वी प्रेफर टू क्रॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ऐसे में अब हमारा हम मामला क्या हुआ कि हमने असल में अपने सही टैलेंट को समझा नहीं, पहचाना नहीं, सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं हुई और उसके नतीजे में हम लोग ज़िंदगी में ख़ुद भी उदास रहते हैं अननोइंगली। और अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि हमारी शख्सियत का भी एक मौसम होता है, उसके नतीजे में इर्द गिर्द भी एक मौसम बनता है जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, वही इंस्टीट्यूशनल इकोलॉजी भी बन जाती। तो ऐसे में इसमें बुनियाद इसकी ये है कि ये ना सिर्फ ये कि इदारों में बल्कि हम घरों में आम इंसानों को भी अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस पे ज़रूर काम करना चाहिए। ये तो हमारे अल्लाह ताला की ज़ात के करीब होने का एक ज़रिया भी है कि हमने अपनी ज़ात को अगर पहचाना तो हम अपने रब के करीब हो जाएंगे, उसको पहचानने में हमें मदद मिलेगी। तो ऐसे में अब आ जाते हैं, इसको हम एजुकेशनल सेक्टर में या इस सेटिंग के अंदर इसके साथ इसको रिलेट करें, तो उसमें यह है कि इस पे हम लोग माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और उसके लिए सिंपल सा एक तरीका ये है कि टीम्स जो हैं वो टाइप अलाइंड हों और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइप अलाइंड हों। ऐसे में सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो लोग अपनी टाइप को जानते होंगे, बल्कि इसका फ़ायदा ये होगा कि उनको जो नेचुरल गिफ्ट्स मिले हैं, उनको जो कुदरत ने ज़बरदस्त किस्म के कोर टैलेंट्स दिए हैं, वो उनको सही तरह से पॉलिश कर पाएंगे। और अब जब उन पे काम करेंगे तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हैंडेडनेस होती है। सर, मिसाल के तौर पर मैं कुदरती तौर पर लेफ़्ट हैंडेड हूँ। हम तो फिर सेशंस में जब वर्कशॉप्स करते हैं उसमें बाकायदा ये प्रैक्टिकली भी करवाते हैं। तो अगर हम नेचुरली मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ तो मैं इससे लिखूँगा तो ये मुझे नेचुरल लगेगा, ईजी लगेगा, इसमें ईजीली मैं एक्सेल कर सकूँगा, ये एफर्टलेस लगेगा और मुझे ये खुशी देगा, आसानी देगा, लुत्फ़ देगा। और अगर मैं नेचुरली लेफ़्ट हैंडेड होने के बाद राइट हैंड से मजबूरन लिखता हूँ, मेरे को चोट लग गई है, मेरे पलस्तर बंधा हुआ कुछ भी है, या मुझे रोक दिया गया है कि नहीं भी खबे हाथ नाल काम नहीं करना, अब मैंने अगर इस हाथ से काम शुरू किया, ये मेरे लिए एफर्टफुल होगा, इसमें एक्सीलेंस जल्दी नहीं आएगी, ये मुझे ईज़ नहीं देगा, ये मुझे बर्नआउट देगा और मेरी कोशिश होगी जितना जल्दी हो सके मैं इससे जान छोड़ा करूँगा ज़रूर, कर लूँगा। अल्लाह ने इंसान को शाहकार बनाया, मैं डेवलप कर लूँगा इसको, लेकिन मैं जब मौका मिलेगा, जब मेरी नेचुरल प्रेफरेंस की मुझे इजाज़त मिलेगी, मैं फ़ौरन इस हाथ की तरफ जाऊँगा। तो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, पाकिस्तान में टाइप रेडी सेल्फ़ अवेयर इंडिविजुअल्स, ये मेरा मिशन है, इस पे हम काम भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इसको कोई अपनाता है तो उससे आइंदा करियर सिलेक्शन में बहुत आसानी होती है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान, अगर आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएँ, उसके वेटिंग एरिया में बैठें, तो सर एक बड़ी तादाद वो लोग नहीं हैं जिनको कोई आर्ज़े लाहक हैं, उनको सिर्फ इतना मसला है कि उनको सही समझा नहीं गया। ये बुनियाद है उनके साइकोटिक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की। और ठीक है, इसके ऊपर जो है ये साइकेट्री और साइकोलॉजिस्ट इस पे काम करते हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो बीमार शख्स का इलाज कर रहे होते हैं। हम सेहतमंद शख्स को सेहतमंद रहने के लिए क्यों मदद नहीं देते कि वो सेहतमंद रहे। तो सेल्फ़ अवेयरनेस जो है वो असल में ये एक पर्सनल हेल्थ का पर्सपेक्टिव है और इसी के नतीजे में फिर हम लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। That's really beautiful and thank you very much आबिद साहब आपके टाइम का। और इसमें आई रियली फील कि जो आपने बात की है कि अगर ये हो जाए, अगर सेल्फ अवेयरनेस आ जाए और वो जो अलाइनमेंट बनना शुरू हो जाए, तो जस्ट इमेजिन कि उस कम्युनिटी का या उस इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट आएगा। हर कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश करेगा और पहले तो अपने आप को समझेगा जी, फिर उसी बेस पे दूसरे को समझने की कोशिश करेगा और उस कोशिश के अंदर क्या होगा कि हम एक दूसरे को स्पेस भी देंगे, फिर हम उसको दूसरों से हमदर्दी पैदा हो जाती है, ग्रो करने का वो मौके फराहम करेंगे जो उसको चाहिए और उसके ड्यू हैं। और हर किसी को उसकी इंडिविजुअलिटी और उसकी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक जो है वो हम ट्रीट करेंगे, तो वो फिर जो वो चीज़ बनेगी तो दैट वुड बी द वो फिर पीक परफॉर्मेंस जो है वो फिर उसकी बाय प्रोडक्ट बन जाएगी, फिर ये नेचुरल होगा। तो ये इसे हम कहते हैं ये नर्चर बाय नेचर, फिर ये नर्चर बाय नेचर है। तो थैंक यू वेरी मच आबिद साहब अगेन फॉर sparing some time and thank you very much dear viewers and listeners for listening us and watching this podcast. This is very important to know. आज का हमारा जो podcast था that was specifically
फॉर द एजुकेशन लीडर्स, दोज हु आर रनिंग द कैंपसेस, जो उस लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर है, एंड फॉर द एजुकेटर्स, कि आपका रोल इसके अंदर कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बात टॉप से स्टार्ट होती है। तो अगर यहाँ से ये बात स्टार्ट होगी तो इसका इम्पैक्ट बच्चे तक ज़रूर पहुँचेगा, और आप ख़ुद अपनी पर्सनैलिटी में, अपने टीम की पर्सनैलिटी में, अपने बच्चों की पर्सनैलिटी में और अपने पूरे इन्वायरमेंट के अंदर एक वाज़े और एक बड़ा, आप कह लें कि यू विल फील अ बिग डिफरेंस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आप आज की इस बात को समझ के इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। इट्स नॉट टफ। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में किसी और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।